हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है दोस्तों हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज में, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो। ये यूपीएससी प्री 2018 क्वेश्चन दोस्तों, जीएस का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 356 किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 352, 356 और 360 ये क्या राष्ट्रपति शासन संबंधित है दोस्तों। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, इसका प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। और 356 है, इसमें क्या है, संवैधानिक या राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं। में से क्या बोल सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा कौन सा है 360 में दोस्तों, ये है वित्तीय आपातकाल जिसे हम बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आपको पता होना चाहिए। बस क्वेश्चन में यही पूछा है कि आर्टिकल 356 जब किसी राज्य में लगता है तो उस समय राष्ट्रपति के पास जो संविधान की जो शक्तियां हैं किस प्रकार की हैं, किस तरह प्रभावित करती हैं, ऐसा पूछा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 356 के बारे में दोस्तों, कब लगाया जाता है ये भी पता होना चाहिए, आपने पढ़ा ही होगा वैसे तो, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके ऑप्शन, देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता। 356 में अगर संवैधानिक आपातकाल या उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, उसमें स्वतः मतलब भंग नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये गलत है। अगला है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोजन हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर किसी राज्य विशेष में राष्ट्रपति शासन लगा है आर्टिकल 356 के द्वारा, उसमें क्या होता है कि राज्य की जो विधानमंडल की शक्तियां होती है वो केंद्र के पास चली जाती है, और जितनी शक्तियां हैं वो केंद्र के पास चल जाएंगी और केंद्र उस पर फिर विधियां बनाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात सही है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं हम, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, स्वतः निलंबित नहीं होगा। और ये बात आर्टिकल 356 की बात चल रही है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं डी ऑप्शन, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंध विधियां बना सकता है। अभी आपको बताया कि विधानमंडल की शक्तियां केंद्र के पास चली जाएंगी, ये तो आपको पता है, संसद के पास चली जाएंगी। तो राष्ट्रपति का तो काम ही नहीं है इस चीज से, ठीक है। तो क्योंकि 356 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ दोस्तों बी। अब आपको मैं बता देता हूं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है किसी राज्य में, तो उसमें एक काम तो ये हो जाता है कि उस राज्य की विधान मंडल की शक्तियां संसद के पास आ जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों क्या होगा, जो राज्य की कार्यकारी व विधायी जो शक्तियां होती हैं वो क्या है, केंद्र को प्राप्त हो जाती है। कार्यकारी और विधायी शक्ति जो है केंद्र को प्राप्त हो जाती है दोस्तों। अगला एक और चीज है दोस्तों, कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं हमारे, उस टाइम राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है। किसके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है, तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है फिर, ठीक है। तो ये चीज होती है आर्टिकल 356 अगर किसी राज्य में लग रहा है तो, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2018 में प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, पहला कथन। दूसरा कथन क्या है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, ये बोला गया है। 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय डाल दिया तो उसका न्यायालयिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला गया है। उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा, ये बोला गया है। तो दोस्तों ये दूसरी बात है बिल्कुल गलत, और हमसे पूछा सही कौन सा है।
दूसरी बात गलत है, क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहली बात बिल्कुल सही है दोस्तों, पहली बात बिल्कुल सही है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि 1951 में संविधान में क्या हुआ दोस्तों, पहला अनुच्छेद, पहला संशोधन हुआ किसमें, संविधान में, जिसमें 9वीं अनुसूची सम्मिलित की गई, किसमें, फर्स्ट अमेंडमेंट में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि 9वीं अनुसूची इसमें संघ और राज्य कानूनों की एक सूची है, 9वीं अनुसूची, जिन्हें क्या किया गया दोस्तों, जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं मिल सकती, नहीं दी जा सकती है, लेकिन यह सुरक्षा व्यापक नहीं है, मतलब विस्तार नहीं है इसका, ठीक है, नहीं है। लेकिन एक केस आया था 2007 में दोस्तों, उसका नाम क्या केस का, IR कुल्हो बनाम, मैं इसको सही लिख देता हूं आपको, ये केस को ध्यान रखना है, बनाम तमिलनाडु। ये कब आया, 2007 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया दोस्तों, कि 24 अप्रैल 1973, जिसमें केशवानंद भारती केस आया था उसके बारे में, उसके बाद 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय डाला गया है, ये लिख देता हूं मैं, के बाद 9वीं अनुसूची में कोई भी अगर विषय डाला गया है तो उसका न्यायिक या न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, या जुडिशियल रिव्यू जिसे हम कहते हैं, किया जा सकता है, ये बोला इसमें। तो पहला कथन दोस्तों बिल्कुल सही है कि संसद चाहती है तो संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। लेकिन दूसरा कथन गलत है दोस्तों, 2007 में एक केस आया, उसमें यह बोला गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद, जिसमें केशवानंद भारती वाद आया था, उसके बाद के जो विषय हैं उन पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, इसलिए कथन इसका पहला सही है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन है, 3rd नंबर का, कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं। आपको पता होगा कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में क्या बात है दोस्तों। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, ऑप्शन पहला ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन कह रहा है राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। इससे अगला कह रहा है पंचायतों की शक्तियां प्राधिकरण उत्तरदायित्वों को निर्धारण करने के लिए, सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, कि सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की सुरक्षा। तो आपको पता होगा दोस्तों कि 5वीं और 6ठी अनुसूची जनजातियों से संबंधित है, यह आपको पता होगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो 5वीं और 6ठी अनुसूची तो हर किसी ने पढ़ा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं, जो महामहिम होते हैं, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा राज्यपाल के परामर्श से क्षेत्र की सीमा जो होती है
उसमें परिवर्तन भी कर सकता है या वृद्धि कर सकता है, कम कर सकता है इसको। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज ध्यान रखना, जो राज्यपाल होता है के पास यह शक्ति होती है, कौन सी शक्ति दोस्तों, इन क्षेत्रों में, जो क्षेत्रों में हमने राष्ट्रपति ने अनुसूचित जाति और जनजाति को लिए किया गया है, क्षेत्रों में किसी केंद्रीय विधि या राज्य, केंद्रीय या राज्य कानून को लागू करे या ना करे, ये किसके पास शक्ति, ये राज्यपाल के पास है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में क्या चीज है, तो अनुसूचित जनजातियों के हितों का रक्षा करने के लिए, ठीक है। और आपने 5वीं 6ठी अनुसूची के बारे में पढ़ा भी होगा, वैसे वैसी बात नहीं है, क्योंकि तो हर कोई पढ़ता है अनुसूचियों के बारे में, तो बिल्कुल शेड्यूल के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन 2014 में पूछा गया कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से एक अनुसूची दल बदल विरोधी विशेषक से उपबंध है। तो सीधी सी बात है, 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों 1985 में, ठीक है। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और ये बोला गया कि उस टाइम क्या है कि राजनीतिक पार्टियों में बहुत लोग जो थे, एमएलए एमपी जितने भी थे, वो बदल रहे थे राजनीतिक पार्टियों को। तो कहीं ना कहीं सरकार ने सोचा कि इस पर कोई एक कानून बनाया जाए, ताकि इसका दल, जैसे हम दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं, ये 52वां संविधान संशोधन था जो 1985 में, मतलब 1985 में लाया गया था दोस्तों, और 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। तो दल बदल विरोधी विशेष संबंध किससे, 10वीं अनुसूची से दोस्तों। और वैसे भी अगर आपको पता नहीं हो तो 5वीं अनुसूची के बारे में अभी हमने पढ़ा है, जनजाति संबंधित है। 8वीं अनुसूची दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 8वीं जो अनुसूची दोस्तों, ये क्या है, जो भाषाएं, भारत की भाषाएं उनसे संबंधित है, जो हमारी 22 भाषाएं उनसे संबंधित है। और दूसरी अनुसूची दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितने भी चीजें हैं उनकी, दूसरी अनुसूची में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति जी, भारत के राज्यों के जो राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और सीएजी कैग जो होते हैं, इनके महालेखा परीक्षक, इन सभी के क्या है, वेतन भत्तों से संबंधित बात की गई दोस्तों। परिसंपत्ति, वेतन और विशेष अधिकार संबंधित बात की गई है दूसरी अनुसूची में। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों सीधा सा था 10वीं अनुसूची, और ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के संविधान या राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। संघीय स्वरूप फेडरल के बारे में बात की गई है, तो ये कौन सी बात दर्शाती है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, बेस्ट आपसे पूछा है इसकी, मतलब बेस्ट डेफिनेशन कि न्यायपालिका की स्वतंत्र सुरक्षित है, एक बात तो यह है दोस्तों। इसके अलावा संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचन प्रतिनिधियों से हो सकता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है संघ की बातों से, मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये चीजें जरूरी नहीं है, ये हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। मूल अधिकारों को न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय, तो ये तो संविधानवाद की बात की गई है दोस्तों। फर्स्ट जो ऑप्शन दोस्तों ए ऑप्शन दो है, यही इसका आंसर है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। अब देखो, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है। संघीय सरकार कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। तो संघीय सरकार होती है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हो। और ये तो बात आपको पता है। इसके अलावा क्या फीचर होते हैं दोस्तों, द्वैध राज पद्धतियों, जैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार। इसके अलावा लिखित संविधान होना चाहिए,
शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, ये जिसे हम पृथक्करण बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगला क्या है, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, कठोर संविधान होना चाहिए, ये इसके फीचर है दोस्तों, ये तो होनी चाहिए। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अगर मान लो किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया या राज्य और केंद्र में कोई डिस्प्यूट हो गया तो कौन करेगा इसकी जिम्मेदारी, कौन सुरक्षा देगा, तो वो स्वतंत्र न्यायपालिका ही होगी। और द्विसदनीय विधायिका होनी चाहिए, जैसे लोकसभा राज्यसभा जो है। अब देखो ऑप्शन में आपको भी देखा फर्स्ट ऑप्शन में कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है, तभी जाकर केंद्र और राज्यों के डिस्प्यूट या मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है दोस्तों। तो हमसे पूछा है बेस्ट संघीय स्वरूप का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, तो यही ऑप्शन है इसका आंसर। 2021 में यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें दोस्तों बिल्कुल आपको ज्यादा मतलब एक प्रकार से कम नॉलेज होगी लेकिन डीप नॉलेज होगी तभी क्वेश्चन को हल कर सकते थे दोस्तों, इतना अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे उस साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में एक स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा करता है, यह बोला गया हमसे। अब आपको पता होना चाहिए सुरक्षा कौन सा देता है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि उदार लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसके बारे में बात करें दोस्तों, उदार लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें क्या हो दोस्तों, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। इसकी पहली विशेषता है इसकी उदार लोकतंत्र की, पृथक्करण एवं स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए दोस्तों, और सरकार की शाखाओं के बीच जांच और संतुलन की व्यवस्था हो, उस पर जोर दिया जाना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि शक्तियों का पृथक्करण किस प्रकार से होना चाहिए। देखो पृथक्करण जैसे यह सरकार की जो विधायी शक्तियां होती हैं, जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं दोस्तों, और न्यायिक शक्तियां होती हैं। कार्यों के मध्य विभाजन करता है। जैसे आपको बताता हूं मैं, इसमें बोला गया कि उदार लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है। मैंने आपको बताया कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका सरकारी शक्तियों के बीच जांच और संतुलन की व्यवस्था पर जोर देना चाहिए, ऐसा बताया गया। तो दोस्तों इसमें क्या है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। अरे प्रतिबद्ध नहीं, स्वतंत्र होनी चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा कुछ होता तो हम उसे मानते पहले। अगला ऑप्शन है शक्तियों का केंद्रीय। अगर शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन हो गया तो बात ही क्या है, फिर वो लोकतंत्र उदार लोकतंत्र क्या है, वहां पर शक्तियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा कहाँ होगी, उल्टी उसका हनन होगा। दोनों कथन गलत है। निर्वाचित सरकार, निर्वाचित सरकार तो शक्तियों का मतलब स्वतंत्रता का दमन भी कर सकती है। अगला कौन सा है दोस्तों, डी ऑप्शन है शक्तियों का पृथक्करण। अगर दोस्तों इसमें पहले ऑप्शन में अगर प्रतिबद्ध न्यायपालिका की जगह स्वतंत्र न्यायपालिका होती तो ऑप्शन हमारा ए सही होता, लेकिन यहां पे बोला गया प्रतिबद्ध न्यायपालिका। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब सरकार का पक्ष लेती हो ऐसी कोई न्यायपालिका, समझ रहे हो बात को। और हमसे बोला गया है कि स्वतंत्रता कब सुनिश्चित रहेगी, तो दोस्तों शक्तियों का अगर पृथक्करण होगा उसके लिए क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तब जाके होगा। लेकिन पहला इसमें क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है, शक्तियों का पृथक्करण होगा तभी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा होगी। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय जो लोकतंत्र को अपनाया, बिल्कुल बात सही है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। यह बात सही कि हमने उनका जो संसदीय
स्वरूप है या संसदीय लोकतंत्र अपनाया है दोस्तों, संसदीय लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन हमने उसके मॉडल का नकल नहीं किए। कैसे नहीं किए, इस बात को हम देखते हैं। और हमसे पूछा है, पहले ध्यान रखो दोस्तों, सही कथन पूछा है गलत पूछा है हमसे, ठीक है। तो पहला कथन है, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है तो ब्रिटिश संसद सर्वोच्च एवं संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्तियां परिसीमित है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में संसद की जो विधि निर्माण की शक्ति है वो परिसीमित है दोस्तों। उनका क्या है, न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, ठीक है, ये बात सही है। भारत में, अगला कथन, भारत में संसद के किसी अधिनियम में के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जा सकते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही दोस्तों। तो दोनों ही कथन सही है। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर है सी। जैसे बात करते हैं दोस्तों, ये जो ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर इंडिया में क्या है दोस्तों, राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है, जबकि वहां क्या है, राजतंत्र पद्धति है। तो इससे अलग है हमारे। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैंने आपको बताई, दूसरा जो कथन है इसको मैं आपको बताता हूं कि जो आर्टिकल 145 का 3 कहता है, क्या कहता है दोस्तों, 3 कहता है कि अगर कोई महत्वपूर्ण मामले हैं, महत्वपूर्ण मामलों में जांच इससे अधिक न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ की स्थापना की जाती है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि भारत के संसद में अगर कोई अधिनियम संशोधन कर रहे हैं तो उसकी संवैधानिकता की संबंधित कोई मामला है तो उच्चतम न्यायालय क्या है, संविधान पीठ को भेज सकती है। ये आर्टिकल 145 के 3 में बात की गई है। अगर कोई महत्वपूर्ण मामले की बात है, उसकी जांच करनी है, तो न्यायाधीशों को संवैधानिक पीठों की स्थापना करने की बात की गई दोस्तों। तो ये बात, दोनों बात सही है, पहला कथन और दूसरा कथन। अगर हम देख रहे हैं तो बदलते पैटर्न के अनुसार यूपीएससी आजकल क्या है, पहला कथन दूसरा कथन नहीं देगी, यूपीएससी देगी एक युग्म सही है, 2 युग्म सही है, 3 युग्म सही है, ऐसे पूछेगी, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये भी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्या क्वेश्चन उस टाइम क्या है, करंट में चल रहे थे मुद्दे, इसलिए पूछा गया है। पहला कथन क्या है, एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, पहला कथन। अगला कथन क्या कहा दोस्तों कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया, ऐसा बोला गया दोस्तों। आपको मैं बताता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन उस टाइम करंट में चल रहा था, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऐसा। तो आपको मैं बताता हूं जानकारी के लिए कि जो पहला कथन है दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है कि एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने ऐसा कोई सुझाव दिया ही नहीं था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित कर सके, ऐसा कोई कथन उन्होंने दिया ही नहीं था। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये करंट का मुद्दा था, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा था कि आपको अगर इसके बारे में पढ़ा नहीं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको आइडिया तो होगा तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला कथन है जो ये कह रहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में हुआ, जिसे हम सेकंड एआरसी की रिपोर्ट भी बोलते हैं, उसमें जो आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में, उसमें क्या है दोस्तों, ये पहला 1966 में दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट आया था और 1966 में तो, और 1986 में दोस्तों प्रशासनिक सुधार सेकंड आया था, ठीक है। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन होना है, ये फर्स्ट के बारे में बात की गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कार्य विभाग का गठन करेंगे और उनका प्रभार संभालेंगे,
ये बात बिल्कुल सही, दूसरा कथन, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, इसलिए इसका आंसर है बी। इसमें बोला गया था कि भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके अधीन कार्मिक विभाग की स्थापना की जाए, ऐसा बोला गया था। ठीक है, ये विभाग है दोस्तों, ये लिखा हुआ है जो स्थापना की जाए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संवैधानिक सरकार जिसे हम कहते हैं संविधानवाद की बात करते हैं, ये यूपीएससी 2021 में और 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये रिपीट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको पता होगा कि संवैधानिक सरकार होती क्या है। ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं की, ऐसी सरकार दोस्तों जो संविधान की सीमाओं के परिबद्ध हो, मतलब संविधान की सीमा कोई उसने कानून बना दिए, उनके अधीन ही होनी चाहिए, उनसे ऊपर नहीं। संविधान सबसे ऊपर है, पहली बात, संविधान भारत में सर्वोच्च है दोस्तों। तो वही बात है। अब ये घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाममात्र की शक्ति है, ऐसा कोई बात ही नहीं है इसमें। कोई सरकार जिसके पास वास्तविक शक्ति हो, ये भी नहीं। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं के परिबद्ध हो, मतलब संविधान की सर्वोच्च हो उसमें, और सरकार को सीमित करता हो संविधान। समझ रहे बात को, जैसे मौलिक अधिकारों के अधीन, स्वतंत्र न्यायपालिका के आधार पर। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों डी। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। आखिरकार संविधानवाद है क्या? आपसे अगर कोई पूछे संविधानवाद है क्या है, तो संविधानवाद दोस्तों क्या है कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है, पहली बात तो, जिसे हम सर्वोच्चता कहते हैं, सर्वोच्चता देता है। और ये बात किस आधार पर करता है? ये बात करता है मौलिक अधिकारों के आधार पर, कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए नागरिकों को। इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा आपको भी पता होगा। मेरा कहने का मतलब दोस्तों कि इंडिया में जो है भारतीय संविधान में संविधान को सर्वोच्च माना है। एक भी चीज ध्यान रखना, और सरकार से सीमित करती सरकारों को। अगर हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो सरकार की तानाशाही को कम करने के लिए दिए गए हैं। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है तो इसलिए की गई है कि ताकि सरकार तानाशाही नहीं हो। सरकार अभी ऐसा कुछ कर देगी तब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती, हमारे पास कोई मौलिक अधिकार नहीं होता, तो हम बिल्कुल दोस्तों स्वतंत्र ही नहीं होते पूरी तरह से। तो वही बात की गई है, बस ये घुमा के बात कर दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यूपीएससी प्री 2020 में आया था दोस्तों। पहला कथन क्या कह रहा है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्र एवं उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की रक्षा न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था करता है। दोस्तों ये दोनों ही बात गलत है। कैसे गलत है मैं बताता हूँ। मूल ढांचे के बारे में 1973 के बाद आई है बात। पहली बात तो भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, उल्लेख नहीं है। केशवानंद भारती केस आया था, इसमें क्या है, मूल ढांचे की अवधारणा लाई गई जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। फर्स्ट बार जब आई दोस्तों, तो इसमें बोला क्या है, पहला कथन क्या कर रहा है, भारत का संविधान मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों, लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। संविधान थोड़ी करता है, ये तो केशवानंद भारतीय केस में आई बात। ये तो संविधान में तो है ही नहीं ऐसा कुछ, तो गलत। अगला कह रहा है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता एवं उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन। तो भाई न्यायिक पुनर्विलोकन की भारतीय संविधान में ऐसे कोई व्याख्या नहीं गई है, स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई दोस्तों। इसलिए क्या है, इसका डी ऑप्शन सही है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर है डी। तो दोस्तों आपने जैसा देखा होगा कि किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं,
यूपीएससी 2021, 22, 23 जितने भी साल हैं उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि उनका थीम क्या है, आखिरकार किन थीमों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी थीम क्या है दोस्तों। क्वेश्चन जैसे मौलिक अधिकार से आ रहे हैं, मौलिक अधिकार के अलावा सरकार की जो जैसे संघीय विशेषताओं के बारे में और संविधानवाद के बारे में आ रहे हैं, मूल ढांचे के बारे में आए। आपको ये चीज़ देखनी है कि आखिरकार इनकी थीम्स क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको ये एनालिसिस करना है कि इनकी थीम क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार बदलते पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करनी है। आपको पूरी डाटा, पूरी चीज़ों को पता होना चाहिए दोस्तों। 2023 का जब पेपर लगा है इसमें ऐसी चीज़ें बहुत आई हैं, ठीक है। तो आपको पूरा पता होना चाहिए बेसिक से बिल्कुल। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आपको।